हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम लोग करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 15 अवर इन्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ओजोन के बारे में पढ़ा था, गार्बेज के बारे में पढ़ा था और उसी कहानी को आज हम लोग आगे चलाते हैं। चलिए, विजिट एनी टाउन और सिटी, किसी भी कस्बे या शहर का विजिट करें एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। और आपको पक्की बात है, आपको नहीं मतलब हमें श्योरिटी है कि आपको कूड़े के ढेर हैं वो हर जगह मिल जाएंगे। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटरेड विद एम्प्टी फूड रैपर्स। कोई भी टूरिस्ट घूमने वाली जगह का आप विजिट करें और हमें श्योरिटी है कि आप लोगों को वहां पे खाली फूड रैपर्स के जो लिफाफे लगा ले आप लोग इधर उधर बिखरे पड़े मिलेंगे। In the earlier classes we have talked about this problem of dealing with the garbage that we generate। हमने पिछली क्लासेस में इस चीज के बारे में डिस्कस किया है कि जो गार्बेज हम लोग जनरेट करते हैं उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग डील करना है, छुटकारा मिलना चाहिए हमें। लेट अस नाउ लुक एट द प्रॉब्लम एट बिट मोर डीपली। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा और गहराई में उतर के देखते हैं। Activity 15.7, find out what happens to the waste generated at home. Is there a system in place to collect this waste? पता करें या देखें कि आपके घर में जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसके साथ क्या होता है। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि इस वेस्ट को कलेक्ट किया जाए। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी, पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन डील विद द वेस्ट। देखिए कि जो लोकल बॉडी है आपके एरिया के अकॉर्डिंगली पंचायत हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो सकता है, वो वेस्ट के साथ किस तरीके से डील करता है। Are there mechanism in place to treat the biodegradable and non-biodegradable waste separately? क्या उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि वो बायोडिग्रेडेबल जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता उनको वो अलग अलग तरीके से ट्रीट या निपटाते हो। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेट एट होम इन अ डे। देखिए कि आपने एक दिन में कितना वेस्ट जनरेट किया है या आपके घर में टोटल कितना वेस्ट जनरेट हुआ है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, इस वेस्ट का कितना हिस्सा बायोडिग्रेडेबल है। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड इन द क्लासरूम इन अ डे, फिर एक दिन में क्लासरूम में कितना वेस्ट जनरेटेड हुआ है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल, और इसमें से कितना वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। सजेस्ट डील्स वेज ऑफ डीलिंग विद दिस वेस्ट, और तरीके बताएं अपने अपने अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से आप इन वेस्ट से डील कर सकते हो। 15.8 एक्टिविटी, फाइंड आउट द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। पता करें या देखें कि किस तरीके से जो सीवेज सिस्टम है आपकी लोकेलिटी में उसको ट्रीट किया जाता है, जो सीवेज का पानी है उसे किस तरीके से प्योरीफाई किया जाता है या फिर उसका किस तरीके से निपटारा होता है। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि ये श्योर किया जा सके कि जो लोकल वाटर बॉडीज हैं जैसे तालाब है, रिवर है, कैनल है, वो इस सीवरेज के अनट्रीटेड वाटर से पोल्यूट तो नहीं होते। फाइंड आउट हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज इन योर लोकेलिटी ट्रीट देयर वेस्ट। अगर आपके एरिया में इंडस्ट्रीज है तो देखिए कि वो अपने वेस्ट को किस तरीके से ट्रीट करती हैं। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट द सॉइल एंड वाटर आर नॉट पोल्यूटेड बाय दिस वेस्ट। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि सॉइल और वाटर इन वेस्ट से पोल्यूटेड ना होता हो। Improvements in our lifestyle have resulted in greater amounts of waste material generation। हमारी लाइफ स्टाइल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो सुधार हुआ है, इससे हम लोगों ने जनरेट करना शुरू कर दिया है। क्या चीज, ज्यादा वेस्ट मटेरियल जनरेट होना शुरू हो गया है। चेंजेस इन एटीट्यूड ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। एटीट्यूड में जो चेंज आया है उसको अभी एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐसी यूज कर रहे हैं जो कि डिस्पोजेबल हो, जिन्हें हम लोग फेंक सके। कोई भी बंदा या फिर हम लोग खुद लगा लें, हम लोग ऐसी चीजों का यूज करना चाहते हैं जिसका हम लोग यूज करें और थ्रो कर सके। मतलब हम लोग उनको साफ सफाई करके दोबारा से रीयूज नहीं करना चाहते,
हमारा एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि हम लोग चाहते हैं कि जो चीज हमें मिले उसे हम लोग यूज करें और फिर उसको थ्रो कर दें। Changes in packaging have resulted in much of our waste becoming non-biodegradable. पैकेज यानी जो पैकिंग सिस्टम होता है उसमें भी चेंज आ गया है, जिससे कि हमारा जो ज्यादातर वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि नॉन डिकम्पोजेबल बन गया है। व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन आवर एनवायरनमेंट? आपके अकॉर्डिंगली इनका हमारे एनवायरनमेंट पे ऊपर क्या असर होता होगा? चलिए कुछ हमारे पास है, इसके ऊपर हमने सोचना है। If you ask your parents, they were okay, no, sorry, disposable cups in trains. Trains में मिलने वाले कप जो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब आप उनमें उनको यूज करते हो और थ्रो करते हो। If you ask your parents, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो, they will probably remember a time when tea in the train was served in plastic glasses, which had to be returned to the vendor. तो उनको वो टाइम प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली मतलब यकीनन याद होगा जब ट्रेन में जो चाय होती थी वो प्लास्टिक के ग्लास में मिलती थी, जिन्हें कि दोबारा वेंडर यानी कि शॉप के मालिक को लौटाना पड़ता था। The introduction of disposable cup was held as a step forward for reasons of hygiene. तो अब वो जो प्लास्टिक के ग्लास होते थे उनको वॉश करके दोबारा से उन्हीं के अंदर चाय सर्व कर की जाती थी, तो ये हाइजीन यानी कि वहां पे साफ सफाई का थोड़ा इशू हो गया, तो उसको देखते हुए डिस्पोजेबल कप्स का यूज करना शुरू कर दिया गया। No one at that time perhaps thought about the impact caused by the disposal of millions of these cups on a daily basis. उस टाइम शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इन लाखों कप्स का जो डिस्पोजेबल हो रहा है उसका क्या असर होगा। देखिए अब सपोज कर ले एक दिन में पूरे इंडिया में 1 लाख लोग ट्रेवल करता है, और सपोज कर लो कि 1 लाख ही चाय के कप यहाँ पे हमारे हो रहे हैं, तो प्लास्टिक के कप तो क्या होते थे या ग्लास क्या होते थे, वो तो रिवॉशेबल हो गया, वॉशेबल कर लिया, दोबारा यूज कर लिया। लेकिन अब जो ये डिस्पोजेबल कप आ गए, आपने चाय पी और उसको फेंक दिया, तो अब यानी कि 1 लाख कप रोजाना आपने वेस्ट मटेरियल जनरेट करना शुरू कर दिया। सम टाइम बैक, कुछ टाइम पहले, कुल्लर्स दैट इज डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले वर सजेस्टेड एज एन अल्टरनेटिव। कुल्लर जो मिट्टी के बने होते कप होते हैं वो भी डिस्पोजेबल होते हैं, वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे सोचा गया। मतलब कि हम लोग कुल्लर्स मतलब जो मिट्टी के बने हुए हैं उनको हम लोग एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। But a little thought showed that making these coolers on a large scale would result in the loss of fertile topsoil. लेकिन अब कुल्लर्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। और मिट्टी कहाँ से आएगी? जाहिर तौर पे आप लोग ऊपर वाली जो लेयर है जिसमें कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, उसी को से आप कुल्लर बनाओगे, तो उससे क्या हो गया, जिस सॉइल से हमारे पास पालन पोषण होगी, इतनी फसलें मिलती हैं, उसका लॉस होना शुरू हो गया। नाउ डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर बीइंग यूज्ड। तो अब क्या हो गया कि डिस्पोजेबल पेपर कप यूज करने शुरू कर दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर द डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप? अब प्लास्टिक कप्स के बजाय पेपर कप का यूज करने का क्या एडवांटेज है? यही एडवांटेज है कि पेपर कप जो है वो डिस्पोजेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, क्योंकि पेपर एक लिविंग चीज से बनता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल यानी कुछ टाइम के बाद वो गल जाएगा, और इस तरीके से जो आपका डिस्पोजेबल है वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक डिसएडवांटेज है, पेपर कप बनाने के लिए आपको ट्री काटने पड़ेंगे, तो बात तो वही आ गई। अब एक चीज में सुधार कर रहे हैं तो दूसरी चीज को अल्टरनेटिवली आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना ही पड़ता है। एक्टिविटी 15.9, search the internet or library to find the what hazards material have to be deal with while disposing of electronic item. How would this material affect the environment? इंटरनेट और लाइब्रेरी में जाएं और वहां पे सर्च करें कि जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का डिस्पोज किया जाता है, उनको फेंका जाता है, तो उनके जो मटेरियल्स हैं कितने मतलब खतरनाक होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। हाउ वुड दीज मटेरियल अफेक्ट द इन्वायरमेंट, और ये मटेरियल इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल, पता करें कि प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे करते हैं। डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्या रिसाइकलिंग करने वाले प्रोसेस से कोई इन्वायरमेंट के ऊपर असर होता है। क्वेश्चन आ गए, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या है और ये कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो ओजोन क्या है चीज है, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम।
तीन ऑक्सीजन एटम्स को जोड़ के मिलने वाला मॉलिक्यूल ओजोन होता है। दिस इज डेडली पॉइजन, ये एक जहरीला है। However, after a few kilometer height of the atmosphere, it acts as a protective layer. लेकिन कुछ किलोमीटर की हाइट पे ये प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है। It absorbs the harmful UV radiations and protect the atmosphere or ecosystem so that we can or living being can survive in a हेल्थी इन्वायरमेंट। और ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो इकोसिस्टम में हम लोग लिविंग हैं वो आसानी से यहाँ पे रह सके, सरवाइव कर सके। अगर आप यहाँ पे ओजोन का फॉर्मूला दे दोगे, मतलब फॉर्मेशन दे दोगे, तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। क्या था, पहले ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो O+O के ऑक्सीजन एटम में टूटता है और फिर O2 जो है वो एक ऑक्सीजन की एटम ग्रैब करके O3 में यानी ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। Second, how can you help in reducing the problem waste disposal? Give any two method, दो मेथड बताइए जिससे आप वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम रिड्यूस कर सकते हो। पहला तो आप ये कह सकते हो कि you should carry a bag with yourself while doing shopping. शॉपिंग करते हुए आप अपने साथ एक कैरी बैग लेके जाएं ताकि आप लोग वहां से पॉलिथीन ना लें और वो पॉलिथीन एज अ वेस्ट मटेरियल ही डिपोज होता है। सेकेंड, वी कैन start using more and more biodegradable substances that can be decomposable in nature। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा biodegradable substances यूज कर सकते हैं जो कि नेचर में बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। बाकी आप लोग वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे अकॉर्डिंग पर योर बिलीफ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट। इकोसिस्टम के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब कोई भी एक चीज परफेक्ट नहीं है, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड करती है। The producers make the energy from sunlight available to rest of the ecosystem। प्रोड्यूसर्स हैं जो सनलाइट की एनर्जी को बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल करवाते हैं, इकोसिस्टम के हर पार्ट के लिए। मतलब जो बायोटिक हो गया, हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स हैं जो सन एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसी के ऊपर हम लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं। There is a loss of energy as we go from one trophic level to next. This limits the number of trophic level in the food chain। जब भी एक से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाया जाता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है जिससे कि ट्रॉफिक लेवल की जो नंबरिंग है वो लिमिट हो गई है। और हमने पढ़ा था 3 या 4 के बाद ये नेग्लिजिबल हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं उनका असर एनवायरनमेंट पे होता है। The use of chemicals like CFC has endangered the ozone layer। ओजोन लेयर को खतरे में डाल दिया है केमिकल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज करने से। Since the ozone layer protects against the UV radiation from the sun, this could damage the environment। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को हमें प्रोटेक्ट करती है उससे, और अगर ये चीज ना हो ओजोन लेयर तो यूवी रेडिएशन हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर देगा। The waste we generate may be biodegradable or non-biodegradable। वेस्ट जो हम लोगों ने जनरेट किया है वो या तो बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोज हो सकता है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसका डिकम्पोज नहीं हो सकता। The disposal of the waste we generate is causing serious environmental problem। जो वेस्ट डिस्पोज हुआ है जो हम जनरेट करते हैं वो एनवायरनमेंट में सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारा था जो हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, लेट अस डू देम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल एटम्स। कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है। देखिए ग्रास है, बायोडिग्रेडेबल होता है, फ्लावर भी होता है, लेदर लेदर भी वैसे तो होता है लेकिन जो लेदर की बात करें उसके अंदर केमिकल ऐड हो जाता है तो वो हम लोग नहीं लिख सकते। ग्रास, वुड, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फ्रूट पील है, छिलके आपके फलों के, केक भी है, लाइम जूस भी है। तो यस, ऑप्शन सी आई थिंक विल बी देयर। केक, वुड, ग्रास, यहाँ पे केक, वुड, ग्रास, केक भी है, वुड भी है, ग्रास भी है, तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर
आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आ गए हैं, तो सी एंड डी आर द राइट आंसर। बुक ने जो आंसर दिया हुआ है उसमें वो उन्होंने ए पॉइंट बी यानी ये ऑप्शन भी इंक्लूड किया हुआ है, तो वो लेदर को यहाँ पे डिकम्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल मान रहे हैं। तो हम लोग जैसे केमिकल की बात कर रहे थे तो ये केमिकल इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ओके, तो ए सी एंड डी आर दी ऑप्शन, तो ये ग्रुप है जिनमें बायोडिग्रेडेबल एटम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, कौन सी है फूड चेन बना रही है? ग्रास को वीट खाता है, ये तो गलत है जी। ग्रास को गोट खाएगा, गोट को ह्यूमन खाएगा, यस ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोट को काव खाएगी, ये तो गलत है। ग्रास को फिश खाएगा, ये भी गलत है। तो ओनली जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्रास। ग्रास को गोट खाती है, गोट को ह्यूमन बीइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कौन सी इन्वायरमेंट के फ्रेंडली चीजें हो रही हैं? कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन वाइल शॉपिंग, जी हाँ ये तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। क्लॉथ बैग ले जाए, जैसे हम लोग कैरी कर रहे थे, कैरी बैग कह रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे क्लॉथ बैग लिख देंगे। स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट फैन, ये भी सही बात है, इन्वायरमेंट के फेवर में है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर, स्कूटर से जाने की बजाय पैदल चले जाओगे, मदर को भी तकलीफ नहीं होगी और हमारी भी मॉर्निंग एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सारे ऑप्शन ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what will happen if we kill all the organisms in one trophic level, अगर आप एक किसी ट्रॉफिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या सारा इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा और हमारा जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लो नीचे मैंने यहाँ पे बना दिया ग्रास, ग्रास के ऊपर कौन डिपेंड करता है? जैसे इन्होंने गोट बनाई हुई थी, गोट, गोट को मान लो कौन खा रहा है? लायन खा रहा है या टाइगर खा रहा है। अब अगर मान लो मैंने गोट खत्म कर दिया तो इससे क्या होगा? टाइगर के लिए खाने के लिए क्या बचेगा? ग्रास बचेगा। पर क्या वो ग्रास खा के सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब अगर गोट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली टाइगर भी खत्म हो जाएंगे। और ग्रास को खाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो ग्रास को इतनी मतलब ज्यादा हो जाएगा कि उसका रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा, वो दोबारा से ग्रोथिंग में नहीं जाएगा और इवेंचुअली इसका भी डेथ हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग एक भी ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे तो इट विल unbalance the whole ecosystem and eventually it will endanger the whole system, तो सारा सिस्टम खतरे में आ जाएगा। इसीलिए सभी का जिंदा रहना जरूरी है। Will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic levels? क्या डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के लिए अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के लिए क्या वो अलग अलग चीज होती है? इम्पैक्ट जो पड़ता है सर, कैन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम, क्या इकोसिस्टम को बिना डैमेज किए क्या किसी भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जा सकता है? तो बात करते हैं अब व्हाइट बोर्ड पे। मान लेते हैं पहले तो हमारे पास एक ट्रॉपिक लेवल है ग्रास, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को टाइगर ने खाया। अब देखिए अगर आप टाइगर को खत्म कर देंगे सारे तो गोट और ग्रास तो जिंदा रहेंगे, क्योंकि गोट का फूड कौन है? ग्रास है, तो ग्रास तो नहीं खत्म हुआ, ग्रास खत्म नहीं हुआ तो गोट भी खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ टाइगर ही यहाँ पे उनकी ही जो स्पीसीज है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने गोट खत्म कर दिया तो गोट खत्म हो गया तो इनडायरेक्टली वे से टाइगर भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो यानी कि हर ट्रॉपिक लेवल अपने अपने लेवल पे इम्पैक्ट करता है। अगर मैंने मान लो उसको ग्रास खत्म कर दिया, ग्रास ही नहीं बचा तो गोट कैसे सरवाइव करेगा? तो गोट मर जाएगा, गोट मर गया तो कौन मर गया? टाइगर मर गया। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को खत्म करना मतलब डिफरेंट तरीके से इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करना है। तो हर लेवल जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है और हर लेवल का जो एलिमिनेशन है होना वो अलग इम्पैक्ट करेगा इकोसिस्टम के ऊपर। और जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना असर किए हम लोग एक को कर दें? नहीं जी, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। अगर आप एक लेवल को वहां पर रिमूव करोगे तो उसका पूरे का पूरा असर पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? हार्मफुल केमिकल्स का फूड चेन के अंदर एंटर कर जाना, उस चीज को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और एक फूड चेन में ये हर लेवल पे इंक्रीज होता रहता है क्योंकि ये केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स? बिल्कुल जी, इनका लेवल इकोसिस्टम पे डिफरेंट होगा।
जैसे सबसे कम प्लांट में होगा, उसके बाद जैसे काऊ ने खाया तो काऊ के अंदर वो अमाउंट चला गया। इसके अलावा काऊ क्या करेगा, वो अलग अलग टाइप का फूड मटेरियल लेगा, जैसे वीट खाया, ग्रास खाया तो वीट के थ्रू भी चला गया उनके अंदर, और उनके अंदर इसके थ्रू आपके ग्रास के थ्रू भी चला गया। तो इसका मतलब हर लेवल पे डिफरेंट होगा। अब ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो वेज प्लस नॉन वेज दोनों है, तो वो जब ये वीट राइस खाएगा तो उसके थ्रू भी उसके अंदर चला गया, और जो अगर वो मीट फिश वगैरह खाता है तो उसके थ्रू भी वो चला गया। तो यानी कि हर लेवल पे जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। वट आर दी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? बड़ा इजी प्रॉब्लम है, वो डिकम्पोजेबल होते ही नहीं है, वो ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं। अगर उनको कोई लिविंग बीइंग अपने अंदर निगल ले तो उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा ये वाले जो है वो आपके इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस कर देते हैं। इसके अलावा जो भी आपके जनरल पॉइंट है आप लोग लिख सकते हो। If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? कहते हैं कि सारे का सारा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल कर दो जनरेट, तो उससे क्या एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं होगा? देखो अगर बायोडिग्रेडेबल जनरेट कर देंगे, आपको पता है जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है तो एक फॉल स्मेल, गंदी स्मेल प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो सड़ रहा होता है, डिकम्पोज हो रहा होता है। तो इससे क्या होगा, अगर सारा मटेरियल बायोडिग्रेडेबल हो गया तो पूरे इन्वायरमेंट में फॉल स्मेल फैल जाएगी। उससे क्या होगा, उससे डिसीज ही बढ़ेगी। दूसरा क्या है, जितना ज्यादा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, उतने ज्यादा इंसेक्ट्स भी होंगे, मॉस्किटोज भी होंगे, तो उससे ज्यादा डिसीज भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि सारे का सारा अगर बायोडिग्रेडेबल जनरेट कर देंगे तो भी हमें प्रॉब्लम है। तो मतलब प्रॉब्लम हर जगह पे है, बायोडिग्रेडेबल कर दिया तब भी प्रॉब्लम है, नॉन कर दिया तब भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बस ये चीज लगा लो। Why is damage to the ozone layer a cause for concern? ओजोन लेयर का डैमेज होना चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये डैमेज हो गया तो यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, और हमारे अगर एटमॉस्फेयर में आ गई तो हमें इफेक्ट करेंगी और हमें कैंसर वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। What steps are being taken to limit this damage? इस क्या स्टेप लिए गए हैं इसके डैमेज को लिमिट करने के लिए? आप लिख दोगे वो पॉइंट जो हमने कल पढ़ा था कि 1986 के लेवल पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका जो यूज है वो फ्रीज कर दिया गया है। और वो एक आया था आपके पास यूएनईपी, वो आप लोग मेंशन कर दोगे, यस ये वाला। 1987 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें कि सीएफसी प्रोडक्शन को फ्रीज कर दिया, बंद कर दिया है 1986 लेवल के अकॉर्डिंगली। और अब जितने भी रेफ्रिजरेटर दुनिया भर में बनते हैं उनको बनाना सीएफसी से फ्री करके बनाना जरूरी कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। चलिए, और इस तरीके से हमारा चैप्टर अवर इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी चैप्टर है, जनरल चैप्टर है, काफी सारी चीजें आप इसमें आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।